नमस्कार। वीकेंड डायरी की इस विशेष पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। सियासत के गलियारों में इस हफ्ते दो बड़े केंद्र सबसे ज्यादा चर्चा में रहे। एक रायपुर, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लाल आतंक के खात्मे का फाइनल ब्लूप्रिंट तैयार किया था, और दूसरा भोपाल, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने मंत्रियों की क्लास लेकर सरकार के रिपोर्ट कार्ड की पड़ताल की। अमित शाह का 3 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरा नक्सलियों के गढ़ में सुरक्षा का ऐसा अभेद चक्रव्यूह बना जिसने माओवादियों की जड़ें पहले ही हिला दी थी। वहीं भोपाल में मुख्यमंत्री का मिशन 1-to-1 इस बात का साफ संकेत है कि अब मध्य प्रदेश में परफॉर्मेंस ही कुर्सी का इकलौता पैमाना होगी। एक तरफ देश की आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने का संकल्प, तो दूसरी तरफ सूबे की सरकार को क्लीन अप करने की बड़ी कवायद। आखिर शाह के दौरे ने किस तरह से बस्तर के विकास का नया रोड मैप खींचा, और मोहन यादव की क्लास के बाद प्रदेश की कैबिनेट में क्या बड़े बदलाव होने वाले हैं, इन दोनों बड़ी खबरों का पूरा इनसाइड एनालिसिस करेंगे। तो चलिए पलटते हैं वीकेंड डायरी के पन्ने। छत्तीसगढ़ में इस सप्ताह 3 सियासी और प्रशासनिक हलचलों का सबसे बड़ा केंद्र रहे दिन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपने 3 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे पर पहुंचे। ये कोई आम दौरा नहीं था, बल्कि यह देश के सबसे बड़े आंतरिक खतरे यानी नक्सलवाद के ताबूत में आखिरी कील ठोकने के बाद एक फुल प्रूफ ब्लूप्रिंट था। इस दौरे की गंभीरता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि रायपुर में सिर्फ छत्तीसगढ़ ही नहीं, बल्कि 4 राज्यों के मुख्यमंत्रियों का भी बड़ा जमावड़ा होने वाला था, जो कि बस्तर में हुआ। बंद कमरों में घंटों चली इस मैराथन बैठक में बता दें आपको, बस्तर के विकास को लेकर इंटर स्टेट बॉर्डर को सील करने और ज्वाइंट ऑपरेशन चलाने की भी रणनीतियां बनी, जिसने लगातार बस्तर के विकास में नए कीर्तिमान गढ़े हैं। आखिर गृह मंत्री के इन 3 दिनों के दौरे की पूरी टाइमलाइन क्या रही, 4 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में क्या फैसले हुए, और बस्तर के आगामी विकास को लेकर किस तरह से अमित शाह ने मंच से बड़ी घोषणाएं की, देखिए इस रिपोर्ट में। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 17 मई की शाम को रायपुर पहुंचे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का 3 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरा 17 मई 2026 की शाम को रायपुर आगमन के साथ शुरू हुआ, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और अन्य वरिष्ठ नेताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। अगले दिन 18 मई को रायपुर में उन्होंने डायल 112 आपातकालीन सेवा के लिए नई गाड़ियों और अत्याधुनिक मोबाइल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी को हरी झंडी दिखाई। गृह मंत्री जी की उपस्थिति में एक महत्वपूर्ण कदम आज आगे बढ़ा है, जो नई वैन पूरे छत्तीसगढ़ के 400 अलग अलग स्थानों में, जो लगातार पुलिस के 2 सेंटर, नया रायपुर और रायपुर में पुलिस हेडक्वार्टर में मॉनिटरिंग, जिसकी मिनट बाई मिनट मॉनिटरिंग होती रहेगी, और 112 एक नंबर सबोबर, एक नंबर सबके लिए। आग लगता है, फायर होता है, दुर्घटना होता है, चोरी होती है, एक्सीडेंट में किसी का हाथ पैर टूट जाता है, किसी साधन उपलब्ध नहीं है, तो ये गारंटी रहेगी कि उस स्थिति तक कम से कम 1 घंटा के पहले हमारे ये साधन उपलब्ध हो जाएं और उनको सीधे हॉस्पिटल ले जाए। दूसरा महत्वपूर्ण कदम जो आज हुआ है, ये मोबाइल फोरेंसिक वैन जो 32 जिलों के लिए आज चालू किया गया है, और ये जो कोर्ट में, न्यायालय में मामला जाता है, जो एविडेंस नष्ट हो जाता है, खून के निशान, हैंड के, हाथ के प्रिंट है, और उसकी खुशबू जो रहती है, और उसके साथ ही साथ जो भी एविडेंस रहता है वो भीड़ आने में नष्ट हो जाता है। मगर ये वैज्ञानिक जांच, इससे फोरेंसिक लैब से जन जन तक पहुंचेगा, साक्ष्य आधारित प्रणाली मजबूत होगी, अपराध नियंत्रण में फोरेंसिक विज्ञान का एविडेंस कोर्ट में प्रूफ होगा, समय पारदर्शी होगा, और जन सुरक्षा और विश्वास बढ़ेगा। छत्तीसगढ़ में जहाँ भी आप रहें, दूरस्थ अंचल में रहें, बस्तर में रहें, अंबिकापुर में रहें, जसपुर में रहें, महासमुंद में रहें, नांदगांव में रहें, 112 डायल करो और अपनी समस्या का समाधान कर ले। पुलिस तत्पर है। मैं पुलिस विभाग को, राष्ट्रीय गृह मंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, विजय शर्मा जी को बधाई देता हूं कि इन्होंने एक नया प्रयोग किया है, जिससे हमको सबको सुविधा जनता दनादन को होगा। और फोरेंसिक का जो लैब है वो भी शुरू किए हैं 33 जिले में, उनके लिए भी बधाई देता हूं। इसके बाद उन्होंने बस्तर क्षेत्र का दौरा किया, जहां नेतानार गांव में
एक जन सुविधा केंद्र का उद्घाटन भी किया गया, जो सुरक्षा कैंपों को स्कूलों, आंगनबाड़ी और स्वास्थ्य केंद्रों जैसे सार्वजनिक उपयोग के भवनों में बदलने की एक सराहनीय पहल है। इस दौरे के दौरान उन्होंने जगदलपुर के अमर वाटिका में नक्सल विरोधी अभियानों में शहीद हुए सुरक्षा कर्मियों को भावभीनी श्रद्धांजलि भी अर्पित की। साथ ही बस्तर एकेडमी ऑफ डांस, आर्ट एंड लिटरेचर में उन्होंने शहीदों के परिवारों, सुरक्षा बलों, सरेंडर करने वाले नक्सलियों और स्थानीय नागरिकों के साथ सीधा संवाद स्थापित किया और शाम को बस्तर के संग सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी सहभागिता की। शहीद वीर गुंडाधुर सेवा डेरा ये प्रकल्प की शुरुआत हुई। हमारे छत्तीसगढ़ के अंदर लगभग 200 सीएपीएफ के कैंप हैं। ये 200 कैंप अब तक यहां के आदिवासियों की, किसानों की, बच्चों की, महिलाओं की नक्सलवादियों से सुरक्षा का काम करते थे। और आज से ही शुरुआत हुई है। ये 200 में से 70 कैंप शहीद वीर गुंडाधुर सेवा डेरा के नाम से इस विस्तार को, इस क्षेत्र को विकसित करने का एक मॉडल बन जाएंगे। यहाँ की कला, यहाँ का खेल, यहाँ का संगीत, यहाँ का नृत्य, यहाँ की परंपराएं, ये सब दबा था, कुचला हुआ था। नक्सलियों ने इसको नष्ट कर दिया था। हजारों लोगों के जीवन को रौंदने का काम किया। मैं सरेंडर हुए, पुनर्वास स्वीकृत किए कुछ नक्सलियों से मिला था। मैंने बोला, भाई तू कैसे ज्वाइन कर गया यहां? तो उसने कहा, साहब हमारे तीसरी कक्षा से पूरे क्लासरूम को उठाकर ले गए थे, सब नक्सली बन गए, पूरे के पूरे जीवन तबाह कर दिए थे। और आज मां दंतेश्वरी की कृपा से बस्तर एक नया सबेरा देख रहा है, विकास के रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए संकल्पबद्ध हो रहा है। विकसित बस्तर के बगैर विकसित भारत का संकल्प अधूरा है। और मैं विश्वास से बस्तर वालों को कहकर जाता हूं, नक्सलवाद अब समाप्त हो गया है। छत्तीसगढ़ सरकार और भारत सरकार की जिम्मेदारी है, आपका नुकसान जो 50 साल में हुआ है उसकी भरपाई हम तेजी के साथ यही 3-4 साल में कर आपको बाकी के देश के समकक्ष लाकर विकसित बस्तर का संकल्प हम पूरा करेंगे। आज बहुत बड़ा दिन समग्र देश के लिए है। मैं आज यहां खड़ा रहकर सीना तान कर कह सकता हूं कि भारत नक्सल मुक्त हो चुका है। और एक ऐसा स्वप्न था, जो स्वप्न को सिद्ध करने के लिए हजारों जवानों ने अपना बलिदान दिया, अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। शायद ही देश का कोई बल बाकी होगा जिसके जवानों ने नक्सलवाद का सामना करते करते अपने प्राण न गंवाए। नक्सल प्रभावित क्षेत्र के लिए तो भीषण रक्तपात, विकास का अंधेरा और युवाओं के सामने अंधेरामय भविष्य ये था ही था। परंतु नक्सलवाद नहीं था, ऐसा जैसे मेरा प्रदेश गुजरात, वो लोग भी बड़ी चिंता और संवेदनशीलता के साथ इस क्षेत्र की चिंता करते थे। ये कोई छोटा कालखंड नहीं होता, 3 पीढ़ियां चली जाती हैं। और मित्रों, आज मुझे बहुत बहुत आनंद है कि एक ऐसा लक्ष्य जो एक जीवन में समाप्त नहीं हो सकता, वो हमारे वीर जवान जो आज मेरे सामने बैठे हैं, उन्होंने एक प्रकार से 3-4 साल के अंदर इसको समाप्त कर। मित्रों, आज मैं जिन्होंने
आत्मसमर्पण किया है, जिन्होंने मुख्य धारा में आने के लिए हथियार डाल दिए हैं, उनके परिजनों को भी विश्वास दिलाना चाहता हूं कि कुछ ही समय में आपके परिजन स्किल के साथ, पढ़ाई लिखाई के साथ आपके परिवार में, आपके बीच में आकर मुख्य धारा का, भारत के नागरिक का जीवन जी पाएंगे। और मित्रों, गृह विभाग हर चीज की आपकी चिंता करेगा, चाहे रोड बनाने हो, चाहे ग्रामीण विकास के सभी क्षेत्र हो, चाहे बैंक की शाखाएं खोलनी हो, चाहे डाकघर खोलने हो, चाहे गैस के सिलेंडर पहुंचाने हो, चाहे हर घर में नल से जल पहुंचाना हो, हर व्यक्ति को मुफ्त अनाज पहुंचाना हो, चाहे घर में बिजली पहुंचानी हो, हर चीज की चिंता गृह विभाग के तत्वाधान में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार करेगी। उनका ये 3 दिवसीय दौरा पूरी तरह से टारगेट ओरिएंटेड था। गृह मंत्री ने राज्य पुलिस, सीआरपीएफ, बीसीएफ और इंटेलिजेंस ब्यूरो के शीर्ष अधिकारियों के साथ एक बेहद अहम और लंबी सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग की। इस बैठक में बस्तर संभाग, विशेषकर अबूझमाड़ के उन इलाकों का नक्शा खोला गया जो दशकों से नक्सलियों का सेफ हाउस माने जाते रहे हैं। गृह मंत्री ने साफ निर्देश दिए कि अब डिफेंसिव नहीं बल्कि ऑफेंसिव अप्रोच अपनानी होगी। कोर इलाकों में नए सुरक्षा कैंप खोलने की रणनीति पर भी मुहर लगाई गई ताकि नक्सलियों को पीछे धकेलकर उनके गढ़ में ही घेरा जा सके। अमित शाह का 3 दिवसीय सघन छत्तीसगढ़ दौरा। नक्सलवाद खात्मे की डेडलाइन के बाद पहला छत्तीसगढ़ दौरा। पुलिस, सीआरपीएफ, बीएसएफ और खुफिया एजेंसियों के टॉप कमांडर्स के साथ मंथन। डिफेंसिव की जगह ऑफेंसिव ऑपरेशन चलाने के सख्त निर्देश। अबूझमाड़ और कोर बस्तर इलाके में फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस होंगे स्थापित। दौरे के दूसरे दिन रायपुर एक बड़े रणनीतिक केंद्र में बदल गया। पहली बार रायपुर में नक्सल समस्या को लेकर 4 राज्यों का महामंथन हुआ। गृह मंत्री की अध्यक्षता में हुई इस अहम बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के साथ साथ मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और ओडिशा के मुख्यमंत्रियों ने भी हिस्सा लिया। नक्सलवाद छत्तीसगढ़ के विकास में एक बहुत बड़ा रोड़ा था, एक कलंक था और लगता था कि पता नहीं इसका कभी अंत होगा कि नहीं। लेकिन हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद, हमारे गृह मंत्री जी की दृढ़ इच्छा शक्ति और हमारे जवानों के अदम्य साहस के कारण इस असंभव को भी माननीय गृह मंत्री जी ने संभव करके दिखाया है। और जिस तरह से यहाँ के लोग और जनजाति समाज के गरीब लोग 50 साल से भी ज़्यादा वर्षों तक विकास से अछूते थे, अब आगे उसी तेजी से उनका विकास होगा। इसका पूरा रोड मैप आदरणीय गृह मंत्री जी ने रखा है। मैं एक बार फिर से पूरे छत्तीसगढ़ की जनता की तरफ से उनका बहुत बहुत आभार करता हूं। इस बैठक की सबसे बड़ी वजह थी नक्सलियों की बॉर्डर क्रॉसिंग रणनीति। अक्सर नक्सली वारदात को अंजाम देकर एक राज्य से दूसरे राज्य की सीमा में भाग जाया करते थे। अमित शाह ने चारों मुख्यमंत्रियों के एक साथ जॉइंट टास्क फोर्स बनाने का खाका खींचा। तय हुआ कि अब राज्यों की सीमाएं नक्सलियों के लिए सिर्फ पैसेज नहीं बल्कि डेथ ट्रैप बनेंगी। चारों राज्यों की पुलिस एक साथ रियल टाइम इंटेलिजेंस साझा करेंगी और बॉर्डर पर ही एक ही समय में जॉइंट सर्च ऑपरेशन चलाए जाएंगे। 4 राज्यों के मुख्यमंत्रियों का महामंथन। शामिल राज्य छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तराखंड के सीएम ने लिया हिस्सा। वारदात के बाद नक्सलियों का एक राज्य से दूसरे राज्य में भागना मुख्य चुनौती। रियल टाइम इंटेलिजेंस और डेटा शेयरिंग के लिए कॉमन कंट्रोल रूम। सीमावर्ती इलाकों में एक साथ कोऑर्डिनेटेड एंटी नक्सल ऑपरेशन। बंद कमरों की रणनीति के बाद दौरे के तीसरे दिन गृह मंत्री सीधे जनता और सुरक्षा बलों से मुखातिब हुए। अमित शाह ने मंच से 2 टूक शब्दों में कहा कि गोलियों का जवाब सिर्फ गोलियां नहीं बल्कि विकास भी है। उन्होंने इस दौरे में कई ऐतिहासिक घोषणाएं भी की। इसके साथ ही विकास एजेंडे को रफ्तार देते हुए उन्होंने घोषणा की कि नक्सल प्रभावित इलाकों में कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए सैकड़ों नए मोबाइल टावर लगाए जाएंगे। अंदरूनी इलाकों में
ऑल वेदर रोड्स यानी कि हर मौसम में चालू रहने वाली सड़कें बनाई जाएंगी और बस्तर के युवाओं को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए एक नए एकलव्य विद्यालय और कौशल विकास केंद्र भी खोले जाएंगे। अभी स्किलिंग के माध्यम से स्वरोजगार, एजुकेशन के माध्यम से सरकार में नौकरियां, एजुकेशन के माध्यम से प्राइवेट नौकरी में के लिए उसको लायक बनाना और स्किलिंग के माध्यम से ही प्राइवेट नौकरी के लिए उसको लायक बनाना और कोऑपरेटिव के माध्यम से किसान और महिला दोनों को रोजगारी के साथ जोड़ना। ये एक शुरुआती कार्य योजना है। पहला चरण समाप्त होने के तुरंत बाद हम आगे का रोड मैप लेकर भी आएंगे। अमित शाह की बड़ी घोषणाएं। बस्तर के डार्क जोन्स में नए 4G 5G मोबाइल टावर लगाने को मंजूरी। अंदरूनी इलाकों में सुरक्षा बलों और जनता के लिए ऑल वेदर रोड प्रोजेक्ट। आदिवासी युवाओं के लिए नए एकलव्य मॉडल स्कूल और रोजगार केंद्र। प्रशासनिक समीक्षा और सियासी मंत्र। केंद्र की योजनाओं का लाभ बस्तर के आखिरी छोर तक पहुंचाने के निर्देश। विकास कार्यों में भ्रष्टाचार और लाल फीताशाही पर सख्त चेतावनी। बीजेपी विधायकों, मंत्रियों और प्रदेश पदाधिकारियों के साथ सीक्रेट मीटिंग। राज्य सरकार के कामकाज और मंत्रियों के परफॉर्मेंस की जमीनी रिपोर्ट ली। आगामी निकाय पंचायत चुनावों के लिए बूथ लेवल मैनेजमेंट मजबूत करने का निर्देश। यह पूरी तरह से स्पष्ट हो चुका है कि अमित शाह का ये 3 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरा एक गेम चेंजर साबित होने वाला है। चारों राज्यों के मुख्यमंत्रियों को एक मेज पर लाकर उन्होंने नक्सलियों के भागने के सभी रास्ते बंद कर दिए। अब न तो मध्य प्रदेश की सीमा सुरक्षित होगी, न महाराष्ट्र के जंगल और न ही उड़ीसा का बॉर्डर। जॉइंट टास्क फोर्स का गठन और अंदरूनी इलाकों में सड़कों और मोबाइल टावर्स का जाल बिछाने की घोषणा यह बताती है कि सरकार अब आर पार के मूड में है। अब देखना होगा कि बंद कमरों में बनी ये दमदार रणनीति जमीन पर कितनी जल्दी उतरती है और बस्तर को लाल आतंक से कब तक पूरी तरह से मुक्ति मिलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज। मध्य प्रदेश की सियासत में इस हफ्ते मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का वर्किंग स्टाइल एकदम चर्चा का विषय बना रहा। सीएम हाउस में 17 और 18 मई को मिशन 1-to-1 की गूंज रही, जहां मुख्यमंत्री ने अपनी कैबिनेट के 25 से 30 मंत्रियों के साथ 1-to-1 चर्चा की। ये कोई सामान्य बैठक नहीं थी, बल्कि ये मंत्रियों के कामकाज का अब तक का सबसे कड़ा रिपोर्ट कार्ड था। मुख्यमंत्री ने संगठन के दिग्गजों के साथ मिलकर हर विभाग की बारीकियों को समझा और योजनाओं की जमीनी क्रियान्वयन का हिसाब मांगा। चर्चा यह है कि जिन मंत्रियों के विभागों का प्रदर्शन निराशाजनक रहा, उन्हें सीएम और संगठन ने 2 टूक हिदायत दी है। इसी 1-to-1 संवाद के बाद प्रदेश की सियासत में मंत्रिमंडल विस्तार और फेरबदल की सुगबुगाहट अचानक तेज हो गई है। आखिर सीएम के इस क्लास के मायने क्या हैं और किसके सिर पर तलवार लटक रही है, देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट। राष्ट्रीय संयुक्त महामंत्री शिव प्रकाश, क्षेत्रीय महामंत्री अजय जामवाल और प्रदेश प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह भी मौजूद रहे। ये बैठक सिर्फ सरकारी कामकाज की नहीं, बल्कि राजनीतिक तालमेल की भी थी। मुख्यमंत्री ने 12 प्रमुख बिंदुओं पर रिपोर्ट मांगी, जिसमें सरकारी योजनाओं की प्रगति, पार्टी संगठन के साथ समन्वय और अपने आवंटित जिलों में कार्यकर्ताओं के साथ जुड़ाव जैसे मुद्दे शामिल थे। सबसे ज्यादा जोर उन 60 सीटों पर रहा जहां पिछली विधानसभा चुनाव में पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था। मुख्यमंत्री ने मंत्रियों से पूछा कि उन इलाकों में पार्टी की स्थिति सुधारने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं। माननीयों का रिपोर्ट कार्ड। मुख्यमंत्री मोहन यादव और संगठन के शीर्ष नेताओं की मंत्रियों के साथ 1-to-1 बैठक। 12 बिंदुओं पर लिया गया रिपोर्ट कार्ड। योजनाओं की प्रगति, विभागीय अनुदान और संगठनात्मक समन्वय। जहां ढिलाई वहां सख्त निर्देश। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल और संगठन मंत्री शिव प्रकाश की मौजूदगी। मुख्यमंत्री की इस क्लास में कई मंत्रियों की कार्यशैली सवालों के घेरे में रही। सूत्रों के मुताबिक सीएम ने स्पष्ट किया
कि मंत्रियों का मूल्यांकन केवल फाइलों से नहीं बल्कि ग्राउंड रिपोर्ट से होगा। विशेष रूप से उन मंत्रियों को कड़ी नसीहत दी गई क्योंकि अपने आवंटित जिलों में स्कूलों, अस्पतालों और आंगनबाड़ी केंद्रों के दौरे नहीं कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने हिदायत दी कि पार्टी संगठन और कार्यकर्ताओं के साथ संवादहीनता किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जो मंत्री जनता और कार्यकर्ताओं के बीच जाकर अपनी पकड़ मजबूत नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए यह स्पष्ट संकेत है कि पद सुरक्षित नहीं है। हर मंत्री को अब महीने के अंत में अपने कामकाज का प्रोग्रेस चार्ट सीएम हाउस में जमा करना होगा। प्रोग्रेस रिपोर्ट की अनिवार्यता, फील्ड में निष्क्रियता और पार्टी कार्यकर्ताओं से दूरी बनाने वाले मंत्रियों पर सख्ती, स्कूलों, अस्पतालों और आंगनबाड़ी केंद्रों के नियमित निरीक्षण की अनिवार्यता। हर महीने सीएम हाउस में जमा करना होगा विभागीय प्रोग्रेस चार्ट। काम और फीडबैक के आधार पर तय होगी भविष्य की सियासी भूमिका। इस रिपोर्ट कार्ड में सिर्फ सरकारी काम ही नहीं बल्कि मंत्रियों का संगठन के साथ तालमेल और उनके प्रभार वाले जिलों में सक्रियता का पूरा हिसाब मांगा गया है। जानकारी के अनुसार राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश खुद ये तमाम रिपोर्ट कार्ड लेकर दिल्ली रवाना हो चुके हैं, जहां केंद्रीय नेतृत्व इन पर मंथन करेगा। इसी के बाद तय होगा कि किस मंत्री को पद पर बरकरार रखना है और किसकी कुर्सी पर तलवार लटक रही है। रिपोर्ट कार्ड तैयार, अब एक्शन की बारी। 2 दिन की समीक्षा, 31 मंत्रियों का 1-to-1 फीडबैक, 11 बिंदुओं का प्रोफार्मा, विभाग के नवाचार केंद्र की योजनाओं की गति और भविष्य का रोडमैप, जिलों में रात्रि विश्राम कार्यकर्ताओं से संवाद, कोर कमेटी की बैठकों में भागीदारी, रिपोर्ट कार्ड दिल्ली हाईकमान के पास, एक्शन की तैयारी। सक्रिय नहीं तो कार्रवाई तय। निकाय चुनावों से पहले सक्रियता बढ़ाएं, वरना बड़ा एक्शन होगा। खराब परफॉर्मेंस, घटिया बयानबाजी और निष्क्रियता पर सीएम की नाराजगी। बेहतर प्रदर्शन वाले मंत्रियों के नवाचार पूरे राज्य में लागू किए जाएंगे। पद की गरिमा और कार्यकर्ताओं का सम्मान सर्वोपरि। सूत्रों की माने तो कई मंत्रियों के खराब प्रदर्शन लिहाजा अब सक्रियता बढ़ानी होगी। निर्देश स्पष्ट हैं, दिखावे की राजनीति नहीं चलेगी। जिन मंत्रियों ने अपने आवंटित जिलों में दौरा नहीं किया या जिला संगठन के साथ दूरी बनाई है, उनकी छुट्टी लगभग तय मानी जा रही है। सरकार और संगठन अब लंबित परियोजनाओं में तेजी लाने के लिए किसी भी ढिलाई को बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। हमारे मुख्यमंत्री जी और हमारे सह संगठन मंत्री जी, हमारे प्रभारी और हम लोगों ने मिलके लगभग 20 के लगभग मंत्रियों से 1-to-1 चर्चा की। हमारे सरकार और संगठन का समन्वय, उनके प्रभार के ज़िले में उनके कितने प्रवास हुए, उस समय में हमारे संगठन के जो कार्यक्रम थे, संगठन की जो रचना थी, उनकी बैठकें प्रॉपर हुई कि नहीं, संगठन से उनका तालमेल कैसा है, ये विषय को लेके हमारे संगठन के प्रमुख लोगों ने उनसे बातचीत की। जहाँ तक उनके विभागों की बात है और विभागों की समीक्षा की बात है, उन विषय पे मुख्यमंत्री जी ने उनसे बातचीत की कि अगर वो अपने प्रभार के ज़िले में जा रहे हैं तो हमारे स्कूलों की क्या स्थिति है, हमारे स्वास्थ्य केंद्रों की क्या है, आंगनबाड़ी की क्या है, उनके प्रवास होते हैं क्या, और ज़िले में सरकार जो योजनाएं बना रही है और सरकार की जो नीतियां हैं उसका नीचे कितना इफेक्ट है। तो उनके विभागों ने अभी तक जो हमारे चुनाव के समय कोई कमिटमेंट थे तो उसमें हम कहाँ तक पहुँचे हैं, या सरकार की जो अपेक्षाएं हैं उस पे मंत्रियों ने क्या काम किया है, या उनके विभाग की क्या उपलब्धियां रही है, इन पे विस्तृत तौर पे मुख्यमंत्री जी ने चर्चा की। भले ही भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने औपचारिक रूप से मंत्रिमंडल विस्तार की खबरों को खारिज किया हो, लेकिन सियासी गलियारों में साफ संकेत है कि कवायद किसी बड़े बदलाव की भूमिका है। पार्टी नेतृत्व ने स्पष्ट किया है कि समीक्षा केवल कागजी कार्रवाई नहीं बल्कि आगामी महीनों में मंत्रिमंडल में बड़े स्तर पर फेरबदल की पूरी संभावना है।
इसमें खराब रिपोर्ट कार्ड वाले मंत्रियों की विदाई तय है, तो वहीं नए और युवा चेहरों को कैबिनेट में जगह दी जा सकती है। कुल मिलाकर मोहन सरकार अब परफॉर्मेंस ओरिएंटेड शासन की तरफ बढ़ रही है। मंत्रिमंडल विस्तार की सुगबुगाहट तेज, बड़ा सवाल अब भी बरकरार, क्या कैबिनेट होगी असफल? 4 रिक्त पदों को भरने और प्रदर्शन के आधार पर फेरबदल की तैयारी, नए चेहरों की संभावना, सक्रिय और युवा चेहरों को मंत्रिमंडल में मिल सकता है स्थान, निकाय चुनाव का एजेंडा, चुनावों से पहले सरकार और संगठन में क्लीन अप की कवायद, सीएम का मिशन 1 to 1, आने वाले बड़े प्रशासनिक और सियासी बदलाव का स्पष्ट संकेत। तो मुख्यमंत्री का रिपोर्ट कार्ड मिशन साफ इशारा कर रहा है कि मध्य प्रदेश में काम और जनता से जुड़ाव ही कुर्सी बचाने का इकलौता मंत्र है। जो मंत्री दिल्ली भोपाल के इस पैमाने पर खरा नहीं उतरेगा, उसका बाहर होना तय है। इस समीक्षा बैठक के बाद भोपाल में हलचल तेज है कि जल्दी मंत्रिमंडल विस्तार या फेरबदल भी हो सकता है। फिलहाल कैबिनेट में 4 पद खाली हैं, जिन्हें भरने पर सरकार विचार कर रही है। जिन मंत्रियों का प्रदर्शन संतोषजनक नहीं रहा, उनके विभागों में फेरबदल या उन्हें हटाए जाने की चर्चाएं भी जोरों पर है। ये बैठक केवल काम का आकलन नहीं, बल्कि आने वाले निकाय और पंचायत चुनाव की तैयारी भी है। पार्टी आलाकमान की सहमति से कुछ नए युवा चेहरों को कैबिनेट में मौका मिल सकता है। सीएम के क्लास आने वाले समय में होने वाले बड़े कैबिनेट रिश्वल की पटकथा मानी जा रही है। जो काम करेगा वही कैबिनेट में टिका रहेगा। सीएम का संदेश साफ है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस कड़ी चेतावनी के बाद कौन से मंत्री अपने कार्यशैली में बदलाव लाते हैं और किन नए चेहरों तो वीकेंड डायरी की इस पड़ताल से ये स्पष्ट है कि चाहे सुरक्षा का मोर्चा हो, विकास का रोडमैप हो या फिर प्रशासन की जिम्मेदारी, सरकार अब आर पार के मूड में है। बस्तर से नक्सलवाद का पूरी तरह सफाया हो या भोपाल में मंत्रियों की जवाबदेही तय करना, दोनों ही कदम इस बात की गवाही देते हैं कि आने वाला समय काम और परिणाम यानी रिजल्ट ओरिएंटेड की राजनीति का है। अब लगातार बस्तर में विकास होगा, साथ ही मध्य प्रदेश में उन मंत्रियों की कुर्सी जो जनता के काम में सुस्ती दिखा रही है, वो हिलने वाली है। लगातार तमाम खबरों के अपडेट के लिए आप देखते रहिए एशियन न्यूज वीकेंड डायरी के साथ। मुझे और पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।